अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है भाई? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप लोग चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, लाइक एंड शेयर भी कर रहे हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है ना पेस सब्सक्रिप्शन की स्लो है, तो हमें चाहिए मार्क वुड्स वाली पेस या कैसे को बोलते हैं उमरान मलिक वाली पेस या जॉफरी आर्चर वाली पेस सब्सक्रिप्शन में। तो काइंडली जब भी आप मेरी वीडियोस देखें, अगर आपको पसंद आती है वीडियोस, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाल सब्सक्राइब का बटन, और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाए। बाकी आप जितना लाइक एंड शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतना इस चैनल के लिए अच्छा होगा। तो मतलब चुटकुलियाँ हैं, मतलब अब मैं देख रहा था तो पता चला कि जी गौतम गंभीर जो है वो मतलब ये जो पर्ची का वर्ड है ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो इंडियन क्रिकेट में शायद इतना नहीं होता। राहुल के ऊपर मैंने पढ़ा है, कहीं कहीं पर लोगों को कहते सुना है पर्ची पर्ची, लेकिन जनरली जो है इंडियन क्रिकेट में इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत इस्तेमाल होता है। तो आज मुझे पता चला जी गौतम गंभीर भी जो है, कोच भी जो अपॉइंट होते हैं ना, वो भी पर्ची पर अपॉइंट होते हैं। प्लेयर्स का तो सुना था कि वो पर्ची पर अपॉइंट होते हैं, लेकिन कोच भी जो है वो पर्ची पर अपॉइंट होते हैं। और उसकी वजह यह है कि बकौल हमारे एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के कैसे को बोलते हैं अपना वीवीएस लक्ष्मण को जो है कोच होना चाहिए था ड्राविड के बाद, इसलिए क्योंकि वो एनसीए में काम करते रहे वगैरह करके। तो अब जिस फॉर्मर क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो तनवीर अहमद है। और आपको याद होगा जब मैं जीटीवी में था, चैनल में था, तो इमामुल हक के कैसे को बोलते हैं अपना सिलेक्शन के ऊपर तनवीर टैंगो बोलते हैं हम तनवीर को, टैंगो आया था कैसे को बोलते हैं हमारे शो में। आई थिंक सवेरा भी थी शायद। तो उसमें बड़ी ठीक ठाक गर्मा गर्म हमारी जो है वो डिबेट हुई थी कि आप क्यों इमाम को जो है पर्ची कह रहे हैं। तो वो बड़ा शो हिट भी हुआ था बहुत। तो अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसको उसका हक नहीं था कोच बनने का। अब मसला ये है कि यार टैंगो जो है ना ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हट के एक डिफरेंट ही बात करेगा, लेकिन मिसिंग भाई बहुत करता है टैंगो यार, इसमें कोई शक नहीं कि मतलब वो आई थिंक इट्स मोर फॉर द व्यूज़, इट्स मोर फॉर द फैक्ट दैट ही नोज़ कि वो जितनी कंट्रोवर्शियल बात करेगा उतना ज़्यादा वो, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यही बिकता है भाई, जितनी आप ज़्यादा मसालेदार बात करें तो वही बिकती है। और आई थिंक गंभीर और टैंगो का पहले भी आमना सामना भी हुआ था किसी चैनल पे, तो उसमें भी बड़ा गर्मा गर्मी हुई थी। ओवर कोहली के ऊपर कुछ कह दिया था अपना कैसे बोलते टैंगो ने। लेकिन बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रांग है। और प्लस उसने जिस तरह से आईपीएल में केकेआर के साथ काम किया है, उस लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया है, ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। एंड आई थिंक के बिकॉज द बीसीसीआई बिलीव्स के लोकल कोच ही होने चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है बीसीसीआई की कि वो लोकल कोचेस पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। एक वक्त था जब वो फॉरेन कोचेस को लेके आए थे, चाहे वो ग्रेग चैपल हो, चाहे वो कैसे बोलते हैं अपना जॉन राइट हो, चाहे वो गैरी कर्स्टन हो, लेकिन उसके बाद से जो है दे हैव प्रेफर्ड टू हैव देयर ओन कोचेस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम अभी तक फॉरेन कोचेस पर अटके हुए हैं, क्योंकि हमारा तो मसला ये ना कि हमारे जो लोकल जो लोग आते हैं कोच बनाओ, तो उनके फिर बैगेज बहुत होती है, एक्स्ट्रा लगेज उनकी बहुत होती है। लेकिन बहरहाल यार ये चीज़ें चलती रहेंगी, तनवीर बोलता रहेगा और भी फॉर्मर प्लेयर्स बोलते रहेंगे, इसलिए क्योंकि ट्रैक्शन मिलता है। आपको पता ही है सोशल मीडिया पर, जैसे मैं कल ही बात कर रहा था कि चैम्पियंस ट्रॉफी को लेके वहाँ से तड़ियाँ यहाँ से तड़ियाँ चली रही है ना। तो मोर देन द मैचेस ऑन द ग्राउंड, आई थिंक नाउ इट्स बिकम मोर ऑफ अ मैचअप्स बिटवीन द क्रिकेट फैंस ऑफ बोथ द कंट्रीज और फॉर्मर प्लेयर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। सीधी सी बात है। अब मैं आप, लेकिन बहरहाल पर्ची तो नहीं है, और अगर हम अभी जीटीवी में अगर मैं होता तो ज़रूर मैं तनवीर टैंगो को सामने बिठाता और इस पर हम डिबेट करते कि भाई कैसे आप कह रहे हैं कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है। लेकिन बहरहाल आई एम प्रिटी श्योर कि ये भी एक डिबेट में चलता ही रहेगा इंडियन मीडिया में आपके कुछ दिनों तक। बाकी यूनुस खान साहब ने एक टीवी शो में वो बैठे थे, तो उसमें वो फरमाते हैं कि जी प्लेयर्स को आप ब्लेम ना करें, जो भी बुरी परफॉर्मेंस होती है आप सिस्टम को ब्लेम करें, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम बना ही नहीं है, बोर्ड ने कोई सिस्टम बनाया ही नहीं है, और उसकी वजह से ये होता है कि मतलब कोई हमने बैकअप प्लेयर्स तैयार ही नहीं किया, तो हम क्या करें। मतलब उनका कहना ये है यूनुस साहब का कि जी आज लोग कह तो रहे हैं कि बाबर आजम को हटाओ एज कैप्टन, लेकिन उनका कोई मुतबादिल कौन है बताएं आप हमें। यार देखें, मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। एक तो ये जो रोना गाना चलता है ना सिस्टम का हर वक्त, मेरा सवाल ये है यूनुस खान से भी और उन सब से जो कि कहते हैं सिस्टम की जो बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मुझे ये समझा दो भाई कि जो प्लेयर पाकिस्तान टीम में आ गया
चाहे वो 15 हो, 20 हो, 11 हो, 12 हो, जो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के लिए क्वालिफाई कर गए, सेलेक्ट हो गए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई सिस्टम से, मुझे ये समझा दो। वो तो सिस्टम से होते हुए आ गए ना, दे हैव बीन पिक्ड बिकॉज दे आर द बेस्ट इन द कंट्री, सो दे आर प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम। तो भाई जब आप नेशनल टीम से खेल रहे हैं और अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसमें सिस्टम का क्या कसूर है, मुझे ये बता दो ना। उसमें तो फिर प्लेयर का कसूर है ना, क्योंकि प्लेयर तो यार देखें सीधी बात है, एक सिंपल सा उसूल है ज़िंदगी का कि जितनी आप मेहनत करेंगे अपने स्किल लेवल पे, अपने प्रोफेशन पे, आपको उतना ही जो है वो उसका जो है फ़ायदा होगा। तो हमारे प्लेयर शायद अपने आप को उतना फिट ही नहीं रख रहे, या शायद उतनी मेहनत नहीं करते वो अपने स्किल लेवल पे, शायद वो उतना सीरियस नहीं ले लेते अपने आर्ट को, अपनी परफॉर्मेंसेस को इतना प्राइड नहीं लेते जैसे यूनुस लेता था अपने वक्त में। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो आई डोंट थिंक वी शुड बी ब्लेमिंग द सिस्टम। हमारा क्रिकेट बोर्ड, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, कि देखें हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वेयर आई थिंक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ रियली गॉन रॉन्ग हैज़ बीन इन द लास्ट 1 ईयर। जब ये रमीज़ को हटाया गया दिसंबर 2022 में, वो जो 2023 का जो साल था ना, उसने बड़ा बुरा इमेज क्रिएट किया पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब पता नहीं किसका ब्रेन चाइल्ड था वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में, या स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, जो भी था यार, आई डोंट नो, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका इमेज ख़राब हुआ, इसलिए क्योंकि बार बार चेयरमैन चेंज हो रहे थे। एक साल में जो है आपने सेठी को लेकर आए, फिर ज़का शरफ को लेकर आए, फिर मोहसिन नकवी आ गए, फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ ये थी which really hurt I think Pakistan cricket was the fact that for 1 year nearly more than a year आपने एक मतलब एक क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी एडॉक एक सिस्टम रखा हुआ था क्रिकेट बोर्ड में जो कि क्रिकेट को चला रही थी। तो इस चीज़ से ज़्यादा हर्ट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन देखें उससे पहले ऐसा नहीं रहा है, उससे पहले हमारे चेयरमैन उमूमन अपना टर्म पूरा करके ही जाते हैं। रमीज़ जैसे 2021 में आया था, उसके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन उससे पहले एहसान मानी ने भी अपनी मर्ज़ी से छोड़ा, 3 साल उन्होंने किए। वसीम खान था उनके साथ, उससे पहले भी जो लोग थे उन्होंने, सेठी था, नजम सेठी थे, शहरियार खान थे, उन्होंने अपने टर्म्स पूरे किए। जनरल तौकीर ज़िया ले लें, नसीम अशरफ ले लें, इजाज़ भट्ट ले लें, ऐसा नहीं रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई मतलब हमेशा ऐसे ही रहा है कि जी थोड़े थोड़े दिनों बाद हटा दो जी चेयरमैन को, ऐसा नहीं रहा है। ये 2023 में बहुत हुआ, एंड एंड आई ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दिस, द केयर टेकर गवर्नमेंट विच वॉज देयर एट दैट टाइम। उन्होंने जो है सत्यान्यास किया हमारे इमेज का इन इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसकी वजह से आज हर आदमी उंगली उठा के बोलता है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट तो एक जोक है, बोर्ड में किससे हम बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल फैक्ट इज हिस्टोरिकली ऐसा नहीं रहा है। पाकिस्तान के भी चेयरमैन लॉन्ग सर्विंग चेयरमैन रहे हैं, 90s में भी मतलब प्रॉपर सबको टर्न मिलता था, माजिद खान, बरकी वगैरह, ये सारे आरिफ बसी वगैरह। लेकिन सिस्टम जो होता है ना, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर एनी क्रिकेट कंट्रीज में तो है। लेकिन यार आप कभी ये भी बैठ के सोचना चाहिए इन फॉर्मर प्लेयर्स को कि यार सिस्टम है, जब भी तो आप निकल के आए हो ना उधर से। इतने सारे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, खेल रहे हैं पाकिस्तान से, आज जो पाकिस्तान की शाइन्स टीम जाके बैठी हुई है वहाँ पर डाविन में खेल रही है, जीत रही है, ये इसमें कौन से प्लेयर है? इसमें क्या पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं? मतलब बैकअप प्लेयर्स ही आपने अपने सारे भेजे हुए ना, चंद एक ऐसे जो पाकिस्तान से खेल चुके हैं, थोड़ा बहुत खेला है, लेकिन बाकी तो सारे बैकअप ही है। तो बैकअप टैलेंट क्यों नहीं है आपका? बैकअप टैलेंट बिल्कुल है भाई, बैकअप टैलेंट है, लेकिन मसला ये है कि जब आपकी नीयतें साफ़ नहीं होंगी, जब आप मतलब मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप जो है अच्छे टैलेंट को दबाने की कोशिश करेंगे अपने मतलब ईगोज़ की वजह से, पर्सनल एंगल्स की वजह से, दोस्ती की वजह से, तो फिर बुराई आएगी ना। तो डोंट ब्लेम दी सिस्टम, ब्लेम दीज प्लेयर्स, ब्लेम दीज सर्टन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हु हैव बीन इन पावर फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स इन फैक्ट। इन्होंने मतलब जो है कबाड़ा किया हुआ है सिलेक्शन के सिस्टम का पूरा। और सेलेक्टर्स तो यार हमारे ऐसे हैं कि ना पूछे आप, डरते हैं कप्तानों से। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, कोचेस से डरते हैं, कप्तानों से डरते हैं, आगे बोल नहीं सकते ये। तो जो मर्जी आती है कप्तान की वो करता है भाई, जिसको रेकमेंड करता है वही सेलेक्ट होता है। आप मुझे बता दें पिछले 3-4 साल में क्या एक अब्दुल्ला शफीक ले लें या वो ले लें अपना सलमान अली आगा, वो भी इसलिए मतलब आए क्योंकि बाबर लाइक देम, मिसबा लाइक देम, और लोगों की पसंद थी तो वो आ गए, वरना कौन से नए प्लेयर को इन्होंने सेट होने दिया? आप मुझे बता दें, आपने शादाब के चक्करों में, शादाब खान के चक्करों में आपने अबरार के साथ जो किया है लास्ट ईयर से वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सबके सामने, उससे पहले उस्मान कादिर के साथ जो किया, उससे पहले जाहिद अहमद के साथ लेग स्पिनर के साथ जो किया, आपने किस प्लेयर को जमने दिया टीम में भाई? साजिद खान को 2 मैच खिलाया, बैठा दिया,
नुमान अली को 3-4 मैच खिलाए, 1-2 टेस्ट मैच खिलाए, बिठा दिया। फास्ट बॉलर को तो आप जमने नहीं देते। आमिर जमाल की मिसाल देख लें, अच्छा खासा उसने जाके ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, उसके बाद बजाय इसके कि उसको ग्रूम किया जाए, उसको तैयार किया जाए, डिसाइड किया जाए कि किस फॉर्मेट में उसको लेके चलना है, आपने उसको आगे मतलब आगे पीछे खिला के उसको आप ख़राब करने के चक्करों में पड़े हुए हैं। आप उसी तरह से और भी बड़े वो है, वो खुर्रम शहजाद तो खैर ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हो गया था, लेकिन आप देख लें अभी भी उसने जाके वहाँ पर डार्विन में 6 विकेटें ली इनिंग्स में अगेंस्ट बांग्लादेश है। तो इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव बैकअप टैलेंट, वी हैव बैकअप टैलेंट यार। इट्स दैट वी डोंट यूज़ आवर बैकअप टैलेंट, वी डोंट हैव ट्रस्ट इन आवर बैकअप टैलेंट। हमारे सेलेक्टर्स को ट्रस्ट नहीं है बैकअप टैलेंट पे, हमारे जो क्रिकेट बोर्ड में करता रहता है उनको ट्रस्ट नहीं है। वो सिर्फ सुनते हैं जी बाबर आजम की, रिजवान की, जो मतलब उस पर सीनियर टीम में जो छाए हुए बस उनकी बात वो सुनते हैं कि हाँ जी इनकी सुनो। क्या सऊद शकील नहीं है यार टीम में, सेट नहीं हुआ सऊद शकील यार। अगर मैं पिछले 10 साल की क्रिकेट उठा के देखूं हमारी, सो मेनी गुड प्लेयर्स हैव बीन वेस्टेड बिकॉज ऑफ मतलब इश्यूज विद द कैप्टन्स यार। तो यूनुस खान, आई एम सॉरी, आपको नहीं पता, ये सिस्टम में कोई बुराई नहीं है भाई, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हमने प्रोड्यूस किए हैं और इसी सिस्टम के थ्रू हमने टाइटल जीते भी हैं। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी नहीं आई है, ये इसलिए नहीं आई कि हमारे प्लेयर्स कंसिस्टेंट नहीं है, हमारे प्लेयर्स वो मेहनत करने को तैयार नहीं है जो कि मतलब उनको करनी चाहिए। पैसों के पीछे भागते हैं यार, सीधी बात है। अब लीग्स के उनका सारा आधा जो मत्था है वो लीग्स पे लगा हुआ है। क्या हाफिज़ ने नहीं बोला ऑस्ट्रेलिया के बाद रिपोर्ट में कि ये जी इनका सारा ध्यान लीग्स पे था, इनके मतलब टेस्ट मैचेस पे होने के बजाय? तो प्लेयर्स को ब्लेम करो यार, ये सिस्टम को ख़त्म करो, कुछ भी नहीं सिस्टम में, ये सब बेकार बातें यार। पाकिस्तान का ऐसी पूरी कंट्री मतलब जो है वो इसी तरह चलती है भाई। हमारा क्रिकेट सिस्टम भी ऐसी है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन इट हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट समहाउ द अदर। लेकिन उसको अच्छा उस सिस्टम को भी उस मतलब सिस्टम को भी आके बार बार आप छेड़म छाड़ी करेंगे तो और बुराई आएगी भाई, सीधी सी बात है। फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा होगा सिस्टम में? तो ये यार एक ये मतलब हार्दिक का अब तक चल रहा है भाई, इंडियन टीम तो पहुंच चुकी है। अब आशीष नेहरा का एक इंटरव्यू चला है जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं था कि हार्दिक को जो है वो नहीं बनाया कप्तान, उसकी फिटनेस के इश्यूज़ हैं, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। भाई मेरी ये समझ में नहीं आता कि अब इन बातों का फ़ायदा है कुछ भी नहीं। वो बन गया कप्तान भाई सूर्य कुमार यादव, अब वनडे में अभी फ़िलहाल रोहित है तो ठीक है चलता रहेगा, लेकिन अभी क्या फ़ायदा इन बातें करने का? अब ये चीज़ ऑब्वियस हो चुकी है कि हार्दिक इज़ नॉट अ पॉपुलर चॉइस फॉर द कैप्टनसी। खत्म कहानी है यार। जब मतलब खुल के बात करो कि हाँ भाई एक आदमी पॉपुलर नहीं है इसलिए इसको हमने कप्तान नहीं बनाया, खुल के बात करो कि जी गंभीर की ज़्यादा जो है वो अग्रकार की पहचान जो थी, पसंद जो थी, वो सूर्य कुमार यादव था। अब ये बातें करना कि जी वो फिट नहीं था तो फला नहीं था तो उसके फिटनेस के इशूज़ हैं, ये बेकार बातें यार। पहले जब कप्तान बनाया था उस पर नहीं सोचा था, ये मुझे बता दो, जब वाइस कप्तान बनाया था वर्ल्ड कप को उस पर नहीं सोचा था कि हार्दिक के फिटनेस के इशूज़ होते हैं, वो ज़्यादा नहीं खेलता है। ये बेकार बातें यार। यहाँ पर मसला ये है कि हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं या जो करते धरता होते हैं, जो की पोस्टों पे होते हैं, इनके पास हर चीज़ का जवाब है भाई। इनके हर डिसीजन की जस्टिफिकेशन उनके पास होती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब मैं पता नहीं ये किस्सा कितनी दफ़ा सुना चुका हूँ कि वो हमारे ब्रिगेडियर आतिफ हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अब मतलब आइकॉनिक फिगर इन पाकिस्तान हॉकी, वो चीफ सेलेक्टर थे। उनको एक सेंटर हाफ पसंद था जो कि लंबा तड़ंगा था। तो जब उसको उन्होंने सेलेक्ट किया, सबका ख्याल ये था कि नहीं यार ये डिज़र्व नहीं करता था। एक दूसरा सेंटर हाफ था जो कि मतलब वाज अ बिट शॉर्टर एंड नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने जस्टिफाई कैसे किया, यार तुसी देखो वो ए लंबा इंची इतनी इसकी रीच है और वो कैसे बॉल लेके जाता है, उसकी रीच इतनी लंबी है, ये वो एक टूर्नामेंट में गया, वो सेंटर हाफ फेल हो गया, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ। अगले टूर्नामेंट के लिए आतिफ साहब ने उसको सेलेक्ट कर लिया, दूसरे वाले को। जब फिर पूछा गया आतिफ साहब से कि भाई आपने इसको अब क्यों सेलेक्ट किया, कह रहे ये आपने देखा नहीं कितना निक्का निक्का सा कैसे निकलता है यूँ बीच बीच में से करके, मतलब बॉडी डॉज देके। तो इनके पास जस्टिफिकेशन होती है यार। तो ये हार्दिक की भी अब बस जस्टिफिकेशन चल रही है हर आदमी के, जी वो ऐसा है और वो उसका मतलब फिटनेस का मसला है और वो फलाना। वो भाई फिटनेस का मसला है तो पहले क्यों बनाया था उसको नेशनल T20 का कप्तान भाई, इंडियन टीम का? मुझे ये इसका जवाब दो। बेकार बातें यार सारी है। अब बना दिया ख़त्म करो। आई थिंक इट्स गुड फॉर हार्दिक, ही कैन फोकस ऑन हिज गेम, ही कैन फोकस ऑन मतलब डूइंग वेल फॉर इंडिया, ही इज़ डूइंग वेल। और रही बात IPL की, जो बातें चल रही हैं कि जी वो मतलब IPL में मुंबई इंडियंस में शायद उसको जगह ना मिले, ये सब बेकार आगे की बातें हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि IPL के ओनर्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो कुछ सजेशंस दिए हैं BCCI को। अभी इनकी कोई मीटिंग हुई है तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मतलब अब ये जो ग्रैंड ऑक्शन होगा
उन्होंने कहा जी इसको आप 3 साल की बजाय 5 साल बाद किया करें ग्रैंड ऑक्शन, उसमें कि नई टीमें बनती हैं और कम से कम 4 से 6 प्लेयर रिटेन करने की हमें इजाज़त है। आई थिंक बोथ द सजेशंस आर वेरी मतलब सेंसिबल, क्योंकि यार 5 साल कम से कम एक प्लेयर को रहना चाहिए एक टीम के साथ, क्योंकि अगर एक फ्रेंचाइज उस पर इन्वेस्ट कर रही है, उसको तैयार, स्पेशली यंग प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर उसको वो इन्वेस्ट कर रही है उसके ऊपर, उसको तैयार कर रही है, उसको ट्रेनिंग करवा रही है, उसको सारी फैसिलिटीज दे रही है, पता चलता है जी 3 साल बाद जब वो तैयार हो गया तो उसके बाद उसको ज़्यादा पैसे मिले एक फ्रेंचाइज से, वो फ्रेंचाइज उसको उठा के ले गई। तो दैट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। आई थिंक 5 years देयर शुड बी अ 5 year विंडो बिफोर अ ग्रैंड ऑक्शन इज हेल्ड। एंड सेकेंडली ये जो मतलब रिटेंशन ऑफ प्लेयर्स है, येस आई थिंक कि कम से कम 5 से 6 प्लेयर्स का आप चॉइस दें, क्योंकि एक जो भी फ्रेंचाइज होगी उसका जो न्यूक्लियस होता है टीम का वो 5-6 प्लेयर्स पे ही बेस्ड होता है। एनीवे, यू टेक केयर एंड जस्ट रिमाइंडर अगेन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एज येट, काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन so that you get the notification updates, and like and share this video as much as you can. So take care, leave your comments. Allah Hafiz ji.